गुड मॉर्निंग। श्वसन तंत्र पे हम थे। पिछला जो वीडियो था इसमें हमने पढ़ा श्वसन तंत्र, श्वसन क्या होता है और कौन कौन से शरीर के कौन कौन से हिस्से हैं या कौन कौन से ऑर्गन हैं जो श्वसन तंत्र में भाग लेते हैं, कितने प्रकार का श्वसन होता है, कौन कौन सी गैसेस जो है श्वसन में ली जाती हैं, ये सब हम जो है पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और जब तक हम वो श्वसन तंत्र जब हम नहीं समझ सकते, जब तक हम श्वसन की सामान्य प्रोसेस नहीं समझेंगे, तब तक जो है हम योग उसमें किस तरीके से योग काम करेगा वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए जो है इस वीडियो से पहले आप लोग जो है वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि जो है हमें अच्छे से समझ में आ सके कि ये सारा क्या प्रोसेस है। तो आज जो वीडियो है उस पर हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ योगा इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र पर योग का प्रभाव, किस प्रकार से जो है योग का प्रभाव जो है श्वसन तंत्र पे पड़ता है, इस पे हम बात करेंगे। तो बहुत ज़्यादा वैसे तो योग में अष्टांग योग है, सप्तांग योग है, अलग अलग प्रकार के योग आजकल चल रहे हैं। तो हम सारे पे न जाके सिर्फ एक जो महर्षि पतंजलि ने जो है प्राणायाम दिया है उस प्राणायाम पे हम सबसे पहले बात करेंगे। तो प्राणायाम तो हमें सिंपल सा समझ में आता है। प्राणायाम का मतलब होता है योग की प्रक्रियाओं में वैसे तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग हैं, पतंजलि योग सूत्र में वर्णित है। उसमें यम और नियम इनकी हम बात करेंगे जब हम इथिक्स में होंगे। हालांकि प्रत्येक चीज़ जो है ये श्वसन तंत्र से संबंधित है अगर हम डीपली इसमें जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम जो है हम इन यम नियम और आसन को अभी छोड़ दे रहे हैं। हम सीधे सीधे जो है अष्टांग योग के चौथे अंग की बात करेंगे जो कि श्वसन तंत्र पे जिसका प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रभाव है। तो हम प्राणायाम की बात करते हैं। प्राणायाम क्या है? प्राणों का आयाम। प्राणों का आयाम का मतलब, प्राण का मतलब हम जो है नॉर्मल भाषा में अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम इसको समझते हैं तो प्राणों का मतलब हमारे अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम प्राण कहते हैं। और ये इसके अलग अलग सोर्सेज हैं। ये प्राणायाम पे मैं ये प्राणों पे जो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि प्राण है क्या चीज़, कहाँ किस वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है प्राण का और आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है प्राण का, ये दोनों ही दृष्टिकोण पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। तो हम प्राण पे न जाके अभी प्राणों के आयाम पे बात करेंगे। प्राणों का आयाम का मतलब होता है प्राणों में विस्तार कर देना, आयाम का मतलब होता है खिंचाव करना या विस्तार करना। तो प्राणों के आयाम को करने की जो प्रक्रिया उसको कहा जाता है प्राणायाम। एक दूसरा डेफिनेशन जो है प्राणायाम का मतलब है प्राण धन यम। यम जो है, यम हम पहले जो अष्टांग योग का पहला सिद्धांत है या पहला स्टेप वो यम है। यम का मतलब अनुशासन, यानी कि प्राणों को जब हम अनुशासित कर देते हैं तो उस प्रक्रिया का नाम प्राणायाम है। तो दो डेफिनेशन प्राणायाम की हमको समझ में आती हैं। एक प्रोसेस जब हम प्राणों का आयाम कर देते हैं यानी कि खिंचाव कर देते हैं, जब हम उसमें विस्तार कर देते हैं तो वो होता है प्राणायाम। और दूसरा प्राण प्लस यम, यम का मतलब होता है अनुशासित। जब हम प्राणों को अपने सांस दर को हम क्या कर देते हैं, अनुशासित कर देते हैं, तो उसको कहते हैं प्राणायाम। तो ये तो हो गई इसकी सामान्य परिभाषा। तो अब हम समझते हैं कि प्राणायाम, अब क्योंकि सामान्य प्रोसेस है भाई हम प्राणायाम है क्या, हम बोलते हैं लॉन्ग इनहेल एंड लॉन्ग एक्सेल, चाहे वो कोई सा भी 8 प्रकार के प्राणायाम जो है 8 प्रकार के गहन संहिता में 8 प्रकार के जो है हठ प्रदीपिका में है और पतंजलि योग सूत्र में सिर्फ 4 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन है। तो हम पतंजलि योग सूत्र वाला जो प्राणायाम है उन्होंने कुछ नहीं कहा कितने प्रकार, उन्होंने इनहेल एक्सेल और उसको रोक देना, बस यही प्राणायाम बोला। और चौथा प्रकार का प्राणायाम उन्होंने बोला जो सिद्ध हो जाता है, वो चौथे प्रकार का है। क्या बोला? महर्षि पतंजलि ने कहा कि जो हम इनहेल करते हैं एक, जो हम एक्सहेल करते हैं 2 और जो हम रोक देते हैं कुंभक, तो ये 3 प्रकार के प्राणायाम तो ये हो गए। और चौथा प्राणायाम क्या हो गया, जो इनके बाद जो सिद्ध जो अपने आप होने लगता है वो चौथा प्रकार का प्राणायाम है। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति करके जो है सूत्र उनके में है। तो उसमें हम समझते हैं डिफरेंस। अब हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आ जाते हैं, इसको ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग यानी श्वासोच्छ्वास, यानी कि हम सांस ले रहे हैं, उस सामान्य सांस लेने में और प्राणायाम करने में पहले हम ये समझ लेते हैं क्या अंतर है। एक तो हम कर रहे हैं सामान्य ब्रीथिंग, भाई हम तो ले ही रहे हैं, सोते समय भी हम सांस लेते हैं, चलते फिरते उठते बैठते हम हमेशा सांस लेते हैं, तो ये नॉर्मल ब्रीथिंग है। और एक हम बोल रहे हैं कि प्राणायाम करो साहब, प्राणायाम करो। इन दोनों में क्या अंतर है? ब्रीथिंग जो प्रक्रिया है वो आप खुद सोचिए, आपने कभी ध्यान दिया कि मैं सांस ले रहा हूँ या मैं सांस छोड़ रहा हूँ? ये स्वतः होने वाली प्रक्रिया, ये ऑटोनोमस प्रोसेस है। यानी कि ये हमारे कॉन्शियस में नहीं है, हमारी चेतना इस पर ध्यान नहीं देती, हम ध्यान नहीं देते, हम सांस ले रहे हैं। तो ये एक टाइप का जो है अनकॉन्शियस प्रोसेस है, खुद से होने वाला प्रोसेस है, इसको हम ध्यान नहीं देते, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। और प्राणायाम क्या है?
कॉन्शियस ब्रीथिंग, जब हम पूरा ध्यान देते हैं कि हम सांस ले रहे हैं और हम सांस छोड़ रहे हैं, तो ये बेसिक अंतर है। यानी कि नॉर्मल ब्रीथिंग को जब हम कॉन्शियस ब्रीथिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि अभी हम सांस तो हम नॉर्मली ले ही रहे हैं, लेकिन जब हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसको हम सोच रहे हैं, जब हम उसको देख रहे हैं, तो ये प्रक्रिया प्राणायाम की है। फिर से समझो, पतंजलि ने क्या कहा, हठ प्रदीपिका में क्या कहा गया, घेरंड में क्या कहा गया, वो हम बार बार पढ़ते हैं और सोचते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम समझ रहे हैं नॉर्मल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, अपने कॉन्शियस से आप सोचिए। नॉर्मल ब्रीथिंग क्या है? नॉर्मल ब्रीथिंग यानी कि जो चल रही है अपने आप, हमने कभी सोचा ही नहीं हमारी सांसें चल रही हैं। और जब यही ब्रीथिंग हमारी कॉन्शियस, जब हम उन पर ध्यान देने लगते हैं, हम सांस खींचते हैं, देख पाते हैं कहाँ तक जा रही है, छोड़ रहे हैं, तो ये कॉन्शियस ब्रीथिंग का नाम प्राणायाम है। सिंपल। अब देखो अंतर क्या है। जब मनुष्य जो है नॉर्मल, मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, सामान्यतः जो है 1 मिनट में 16 ब्रीथ करता है। कॉमन हम इसको बोलते हैं 16 से 18 बार ब्रीथ करता है। नॉर्मल सांस लेता है, सांस छोड़ता है, 1 राउंड, फिर सांस लेता है, सांस छोड़ता है, 2 राउंड, इस प्रकार के 60 सेकेंड में केवल 16 से 18 बार जो है ब्रीथ करता है। तो ये सारी अनकॉन्शियस ब्रीथिंग है, हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो इस जो 16 ब्रीथ कर रहे थे, इसके नंबर को हम घटा देते हैं, यानी कि कई बार 10 बार, 12 बार, और धीरे धीरे प्राणायाम के माध्यम से हम इसको जो है घटा देते हैं। यानी कि 1 मिनट में उसके बाद हम कितनी बार करते हैं, कई बार 10 बार, कई बार 8 बार, और लगातार जो लोग बाद बाद में सिद्ध हो जाते हैं, वो तो 1 मिनट में 1 बार जो है प्राणायाम कर रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये कॉन्शियस ब्रीथिंग है, हम ध्यान देते हैं, हमारी चेतना इस पर ध्यान देती है कि हम ब्रीथ कर रहे हैं। दूसरा, इसमें हम जो है ब्रीथिंग क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, जो नंबर हैं उनको हम घटा देते हैं, 16 से हम उसको कम कर देते हैं। दो, नॉर्मल ब्रीथिंग में हमने कहा क्या होता है कि 4% ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। हम सांस ली, सांस छोड़ी, तो उसमें 4% ऑक्सीजन अंदर जाता है, 4% CO2 बाहर आ जाता है, इतना होता है। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए उसको रोक देते हैं, अंदर रोक देते हैं। इसका मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज होने का टाइम ज़्यादा मिल जाता है। वो सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा देर रह पाता है, और वहाँ से ज़्यादा ऑक्सीजन को उठाकर, कार्बन डाइऑक्साइड को उठाकर बाहर ले आता है। तो ये जो फायदे हैं, ये सेल के लेवल पे जो है बहुत फायदे होते हैं। कोशिका के लेवल पे हमने सांस रोकी, सांस रोकने में हमने क्या किया कि अंदर से जो CO2 है खूब मात्रा में हमारी ऑक्सीजन में आ गया, और उसमें लंग्स में आ गया, और उसके बाद हमने उसको डीप एक्सेल कर दिया, यानी कि मैक्सिमम हमने जो है लंग्स को खाली कर लिया। और जब हमारी लंग्स बहुत ज़्यादा खाली हो गई, तो हमने डीप इनहेल किया, और बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने जो ऑक्सीजन अंदर ले लिया। तो इससे हमारी एक तो ये फ़ायदा, हमारे शारीरिक लेवल पे ये फ़ायदा हो रहा है कि हमने जो ऑक्सीजन ग्रहण करा, वो ऑक्सीजन मैक्सिमम ग्रहण करा, और मैक्सिमम ग्रहण करा तो हमारे सेल को मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलेगा, और सेल को मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो हमें बहुत से फायदे शारीरिक स्तर पे होंगे। बहुत से फायदे का मतलब होगा कि हमारे शरीर में तेज उत्पन्न हो जाएगा, बीमारियां खत्म होने लगेंगी। कौन सी बीमारी, उस पर हम नहीं जाएंगे, कौन सी बीमारी के, सारी बीमारियां मैं तो बोलता हूँ, अगर हमने मैक्सिमम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं तो सारी बीमारियां अपने आप ही, हार्ट से संबंधित समस्याएं खत्म, पेट से संबंधित समस्याएं खत्म, कोशिकाओं से संबंधित समस्याएं खत्म, हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी अगर मैक्सिमम ऑक्सीजन अंदर ले पा रहे हैं। क्योंकि हम मैक्सिमम ऑक्सीजन लेंगे तो मैक्सिमम चयापचय प्रक्रिया होंगी, मैक्सिमम ATP बनेगा, मैक्सिमम हमारा जो फूड है, जो मटेरियल हमने लिया है, वो यूटिलाइज होगा बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर मैक्सिमम यूटिलाइज होगा तो मैक्सिमम बॉडी जो है ग्रोथ करेगी। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं फिजिकल स्तर पे, यानी शारीरिक स्तर पे। अब एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान दीजिएगा। जो हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, हमारा जो नॉर्मल श्वसन होता है, वो हमारे ब्रेन के, हमारे जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के मेडुला ओब्लंगेटा एक भाग है जो स्पाइन से जुड़ा होता है। मेडुला ओब्लंगेटा हमारे नॉर्मल ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है। हमारे शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए हमारा ये जो ब्रेन है, इसमें सेंटर बने हुए हैं। तो जो हमारी सांस का जो सेंटर है, जो हम सांसें लेते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग जो करते हैं, उसका जो सेंटर है वो कहाँ है, हमारे मेडुला ओब्लंगेटा में। तो मेडुला ऑब्लंगेटा का काम है कि भाई जैसे ही हमें घुटन हुई तो वो बता देता है भाई घुटन हो गई, सांस लो। जैसे ही वो देखता है कि भाई ऑक्सीजन कम हो गई शरीर की, वो बोलता है भाई सांस लो, तो हम सांस ले लेते हैं। तो ये काम है मेडुला ऑब्लंगेटा का। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम यानी कि कॉन्शियस ब्रीथ, जब हम उस पर ध्यान देने लगते हैं तो कॉन्शियस ब्रीथ का जो सेंटर है वो हमारा क्या है, सेरेबलम। सेरेबलम शरीर का, ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे चिंतन को, हमारे थिंकिंग को, हमारे थॉट्स को
यानी कि जो भी हम प्रेजेंट में जो काम हम कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, अगर मैंने ये याद किया है तो ये याद मैंने कहाँ से किया है, हमारे सेरेबलम से, मेरे सेरेबलम पे। यानी कि लर्निंग प्रोसेस जो भी है, जो हम सीखते हैं दुनिया में, वो सारी प्रक्रियाएं हमारी किससे होती हैं, सेरेबलम से रेगुलेट होती हैं। अब यहाँ पर बहुत बड़ा कंसेप्ट आप समझिएगा कि सेरेबलम से हमारी कॉन्शियस, यानी कि जो वर्तमान में जितने भी काम हम करते हैं, जो हम सीख रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं, वो सारी प्रक्रिया हमारे सेरेबलम से रेगुलेट होती हैं। और जो नॉर्मल ब्रीथ मेडुला ऑब्लोंगेटा से, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्शियस ब्रीथ के द्वारा, कॉन्शियस ब्रीथ के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने सेरेबलम वाले एरियाज को क्या करते हैं, हम सेरेबलम वाले एरिया से हम, क्योंकि मैं सोचता हूँ भाई इनहेल करना है, सांस ली तो मेरे सेरेबलम पे क्या है, इसका इफेक्ट जा रहा है। अब मैं ले जाता हूँ आपको कहाँ, लेमार्क ने कहा था कि हमारे शरीर के जिस हिस्से का हम यूज मैक्सिमम करते हैं वो हिस्सा उतना विकसित होता है, और जिस हिस्से का हम यूज नहीं कर पाते हैं वो समय के साथ जो है खत्म हो जाता है। उसका उदाहरण उन्होंने दिया, जैसे कि हमारी अपेंडिक्स है, हम पहले सेलुलोज लेते थे तो अपेंडिक्स वो काम करती है, हमने सेलुलोज लेना बंद कर दिया, अपेंडिक्स खत्म हो गई। तो ऐसे ही क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर अपने सेरेबलम का मैक्सिमम यूज कर रहे हैं। अब सेरेबलम का हम जब मैक्सिमम यानी कॉन्शियस ब्रीथ कर रहे हैं तो सेरेबलम की एक्सरसाइज हो रही है ना, और सेरेबलम की एक्सरसाइज होगी तो हमारी जो है लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। इससे क्या समझे, लर्निंग कैपेबिलिटी, यानी कि जो एक धारणा बनी हुई ना अभी तक योग के लिए कि ये तो बुढ़े लोगों का काम है, तो आज से आप ये धारणा बदल दीजिएगा, योग बुड्ढों के लिए तो है ही, बच्चों के लिए जो है प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो बच्चे लर्निंग पीरियड में हैं उनको प्राणायाम आज से शुरू करवाइए, क्योंकि अगर आपको बच्चों की थिंकिंग बढ़ानी है, उनको लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ानी, उनकी सीखने की प्रोसेस बढ़ानी है, तो उनको प्राणायाम करवाइए। प्राणायाम से उनका सेरेबलम रेगुलेट होगा, और सेरेबलम जितना ज़्यादा रेगुलेट होगा उनकी याद करने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। तो ये हो गया प्राणायाम और इसमें जो डिफरेंस है। अब इसको हम फिर लेके चलते हैं कहाँ, पतंजलि योग सूत्र में। जब उन्होंने बोला कि साहब प्राणायाम ऐसे ऐसे करते हैं, तो लोगों ने बोला तो क्यों करें, क्या होगा इससे, तो उन्होंने बोला कि इसका जो रिजल्ट है, उन्होंने बोला जो इसके रिजल्ट के रूप में उन्होंने बताया, उन्होंने कहा धारणा सुचा योग्यता हम मना, यानी कि मन में धारणा की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। ये महर्षि पतंजलि ने कहा है कि प्राणायाम क्यों करें, प्राणायाम इसलिए करें कि प्राणायाम करने से मन में धारणा की योग्यता उत्पन्न हो जाएगी। धारणा यानी कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन, महर्षि पतंजलि ने जो है उस समय बता दिया था कि हम अब जब प्राणायाम करेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन में वृद्धि होगी, कंसंट्रेशन में वृद्धि होगी, यानी पूरा साइंटिफिक कंसेप्ट उन्होंने उस समय दे दिया था। उन्होंने कहा कंसंट्रेशन किससे होता है भाई, सेरेबलम से होता है। अब हम सांस ले रहे हैं नॉर्मल, वो तो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा से हो रहा है। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा का हमारे याद रखने में कोई चीज़ तो है नहीं, कोई उसका रोल नहीं है। तो जब हम सांसें लेते हैं, सांसें छोड़ते हैं, तो हमारा सेरेबलम रेगुलेट होता है, और सेरेबलम क्या करता है, कंसंट्रेशन में वृद्धि करता है। यानी मुझे पढ़ना है, मैं बार बार भटक जाता हूँ, तो मुझे क्या होगा, मुझे याद होने में जो है ईजी हो जाएगा। तो यानी कि सेरेबलम, कॉन्शियस ब्रीथ प्राणायाम करने से हमारा सेरेबलम क्या होगा, एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होगा तो हमारी धारणा में, हमारे मन में जो है धारणा की योग्यता बढ़ जाएगी। धारणा की योग्यता का मतलब कंसंट्रेशन पावर हमारी बढ़ जाएगी, हम लंबे समय तक किसी चीज़ को जो है कर पाएंगे। तो ये प्राणायाम का कंसेप्ट है। इसलिए प्राणायाम जो है सबके लिए, सबको करना चाहिए। इससे शारीरिक स्तर पे तो फायदे होते ही हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, लेकिन सेरेबलम भी जो है हमारा बढ़ जाता है। तो इसलिए जो है प्राणायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो अब हमारी ग्रोथ होने वाली, अभी तक जो है जैसे पश्चिम कहता है कि हम जो है सूक्ष्म जीवों से जो है मनुष्य का विकास हुआ है, तो अब शारीरिक स्तर पे कोई विकास होने वाला नहीं है। अब जो विकास होगा वो मानसिक स्तर पर होगा, और अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो हमें जो अपने मानसिक स्तर को जो है औरों से विकसित करना होगा। और हमारे पास मानसिक तौर पे विकसित होने के लिए हमारे महर्षियों ने, हमारे जो पूर्व रिसर्चर थे, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, हर स्तर पे वैज्ञानिक रिसर्च उन लोगों ने उस समय किया, महर्षि पतंजलि ने, उन्होंने उसी समय बोल दिया था कि आपको अगर मानसिक वृद्धि करनी है तो आप अपने जो है सेरेबलम को एक्टिवेट करिए, और सेरेबलम को एक्टिवेट करने के लिए उन्होंने कहा प्राणायाम करिए। अब कौन सा वाला प्राणायाम, हम उस पर नहीं जाएंगे, सारे प्राणायाम जो भी आप कर सकते हैं। आप सिर्फ सांस लीजिए, सांस छोड़िए, लेकिन कॉन्शियस रहिए अपने सांसों के प्रति, अपने ब्रीथ के प्रति। अगर आप कॉन्शियस हो तो आपका जो है सेरेबलम डेवलप होगा। तो एक तो प्राणायाम पे हम गए। उसके बाद नेति भी एक प्रक्रिया है जो घेरंड संहिता में है, 60 कर्म बताए गए, उनमें नेति है। नेति से हम क्या करते हैं, सूत्र नीति या जल नीति से हम क्या करते हैं, अपनी जो नेजल कैविटी है उसका प्योरीफिकेशन करते हैं। जो डस्ट वगैरह जमा हो जाता है, या किसी तरीके से कहीं मांस बढ़ रहा है, कहीं हड्डी बढ़ रही है, कहीं स्पाज्म बढ़ जा रहा है, तो उसका जो प्योरीफिकेशन है, वो प्योरीफिकेशन जो हम नीति के द्वारा कर सकते हैं। तो नीति भी जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम में यूज़ बहुत ज़्यादा होगी। कपाल भाती, कपाल भाती हम क्या करते हैं, लगातार एक्सलेशन,
एक रिदमिक एक्सेलेशन में हम क्या करते हैं कि लगातार जो हमारा डायफ्राम है उस डायफ्राम को अप डाउन करते हैं। तो अप करने से हमारा क्या होता है कि लगातार हम जो है एक्सेल करते हैं। एक्सेल करते समय हम क्या करते हैं, जो अंदर जो मैक्सिमम CO2 जो बन गया है उसको हम एक्सेल कर देते हैं, शरीर से बाहर कर लेते हैं, यानी शरीर को खाली कर लेते हैं, और जो भी ऑक्सीजन अंदर जाएगी वो मैक्सिमम रूप से जो है हमें मिल पाएगी। तो इनके जो है शारीरिक स्तर पर बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत सी बीमारियों में भी इनका यूज़ किया जाता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बीमारी का इंतज़ार हम ना करें, और बच्चा जब वो समझने बोलने लायक शुरू हो जाता है तो तब से उसको प्राणायाम कपालभाति और नीति करवाइए। उसको जो है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पे जो है बहुत से फ़ायदे उनको मिलेंगे। तो इसके बाद हम इस पर एक और वीडियो बना लेंगे जो रिलेटेड डिजीज़ हैं, इस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ हैं, और उन पर कौन कौन सी प्रक्रिया हम करेंगे उन पर हम बात कर लेंगे एक बार। तब तक के लिए थैंक यू।